हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम और इन्हीं लेक्चर्स की सीरीज में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्रग एक्टिंग ऑन कफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फिजियोलॉजी ऑफ कफ क्या है, किस तरीके से कफ होता है। ठीक है, उसकी हमने तीनों फेजेस को देखा था, इंस्पिरेटरी फेज, कंप्रेशन फेज और एक्सपिरेटरी फेज। इनकेस अगर आपने फिजियोलॉजी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, बिकॉज ये जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली अब हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसके लिए फिजियोलॉजी का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जनरली अगर हम बात करें, वैसे तो कफ बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं, बट अगर एक शॉर्ट उसमें देखें तो कफ आपके दो टाइप के हैं। ठीक है, एक हो गया ड्राई कफ, एक हो गया वेट कफ। ड्राई कफ क्या होता है आपका, जिसमें आपका कोई स्पूटम नहीं बन रहा है, जिसे बलगम बोलते हैं जनरली, यानी कि आपका म्यूकस बाहर नहीं आ रहा है, केवल कफ हो रहा है। ठीक है, और ये कफ हमारी बॉडी के लिए किसी भी तरीके से आपका, आप बोल सकते हो, यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो इसका सप्रेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्राई कफ की मैं बात कर रही हूँ। ओके, अगर हम बात करते हैं वेट कफ की, यानी कि ऐसा कफ, ऐसी खांसी जिसमें आपका म्यूकस बाहर आ रहा है, बलगम बाहर आ रहा है, जिसे स्पूटम भी बोलते हैं, तो ऐसे कफ में क्या होता है, ये कफ आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि अगर आपने जब सांस ली, आपने जब इनहेल किया एयर को, तो अगर उस एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल गए हैं या फिर माइक्रोब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर किए हैं, तो उनको बाहर निकालने में ये म्यूकस बहुत हेल्प करता है। जब ये आपने इनहेल किया तो म्यूकस क्या करता है, इन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, और जब आप खांसते हैं, जब कफ होता है, तो उस टाइम पे ये म्यूकस के साथ ये पार्टिकल्स, ये आपके बैक्टीरिया बाहर निकल के आ जाते हैं। तो वेट कफ क्या है, बेनिफिशियल है। ड्राई कफ जो है आपका, कोई इसका यूजफुलनेस नहीं है, इसीलिए इसका सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि जो मेडिसिन होती हैं वो भी आपकी ड्राई कफ और वेट कफ दोनों के लिए ही अलग अलग यूज होती है। इसीलिए जब भी आप खुद, अगर आप डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कफ को ट्रीट कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि ड्राई कफ के लिए आपकी मेडिसिन थोड़ी डिफरेंट रहती है और वेट कफ के लिए आपकी डिफरेंट रहती है। इवन जो वेट कफ है उसमें इतना ज्यादा रिगोरस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक है, अगर ज्यादा टाइम के लिए रह रहा है तो फिर आप ट्रीट करेंगे ऑब्वियसली। ठीक, तो अभी हम बात करेंगे, देखो ये मैंने आपकी फिजियोलॉजी आपको कफ की बताई थी, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो क्या था, मैंने आपको बताया था, ये हमारा क्या है, ये हमारा नेजल ट्रैक है, यहाँ से एयर अंदर की ओर आती है। और सबसे, अगर हम अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक की लेयर्स की बात करते हैं, तो सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है, हमारी म्यूकोसा है, जो किससे बनी हुई है, हमारी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी हुई है। ये आपकी सेल्स हैं। उसके अंदर वाली लेयर क्या है, सबम्यूकोसल लेयर है, जहां पे आपकी सबम्यूकोसल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मास्ट सेल। और इसके नीचे आपका क्या है, कार्टिलेज है आपका, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है। और ये जो आपकी म्यूकोसल लेयर है, इसके नीचे जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने ये बोला था कि जब एयर अंदर आती है, जब आपने इनहेल किया, एयर अंदर आई, तो ये सेल्स जो होती हैं, इनमें आपके क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मिकेनो और कीमो रिसेप्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो एयर के अंदर आने से अगर एयर में कुछ भी इरिटेंट प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, जो कि सेल के सरफेस में है, यहाँ पे आपकी नर्व सप्लाई होती है, तो रिसेप्टर के एक्टिवेशन से ये नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर ये एरिया फेरिंग्स का है तो ये कौन सी नर्व होगी, फेरिंजियल नर्व। अगर ये एरिया जो है, जो ये ट्रैक है, ये लैरिंग्स वाला पार्ट है, तो कौन सी नर्व होगी, लैरिंजियल नर्व। तो ये नर्व्स एक्टिवेट हुई, कब हुई एक्टिवेट, जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। रिसेप्टर कब एक्टिवेट हुए, जब कोई भी इरिटेंट आपका ट्रैक में आया, आपने इनहेल किया, इरिटेंट आपके ट्रैक में आया है, तो उसकी वजह से रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। तो फाइनली आपका क्या होगा, ये जो नर्व्स हैं, चाहे वो फेरिंजियल है, लैरिंजियल है, ब्रोंकियल है, ये सारी नर्व्स कहाँ पे कंबाइन हो जाती हैं, आपकी वेगस नर्व में, जो कि आपको पता है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है। ठीक है, जब ये मिलके वेगस नर्व बन गई, अब वेगस नर्व आगे की ओर जा रही है ब्रेन में। ब्रेन का कौन सा पार्ट, मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो मेडुला ऑब्लेंगाटा में एक स्पेसिफिक सेंटर प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है, एनटीएस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। तो इस सेंटर में एक एरिया है जहां पे जाके ये नर्व डिसेंड हो रही है। ठीक है, और ये नर्व ने क्या किया, यहां से जो सिग्नल थे, दूसरे जो न्यूरॉन थे वो एक्टिवेट हुए।
ये न्यूरॉन कौन से हैं? आपके मोटार न्यूरॉन है, यानी कि ब्रेन को मैसेज मिल चुका है वाया वेगस नर्व, ठीक है, वेगस नर्व ब्रेन तक मैसेज लेके आ गई है। अब आगे जो मैसेज को यहाँ पे मैसेज का इंटरप्रिटेशन हुआ ऑब्वियसली, फिर यहाँ से मोटार फाइबर निकले, यानी कि ये मोटार न्यूरॉन है, ये सीधे कहाँ जाएंगे? जहां से मैसेज आया है वहां जाएंगे, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएंगे। तो ये न्यूरॉन सीधे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके इनर्वेट होंगे अलग अलग एरिया में। यहाँ पे तो मैंने सिंपल आपका ब्रैकियल ट्री बनाया हुआ है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि जो ये न्यूरॉन है आपके फेरिंग्स में जाएंगे, अगर मैसेज फेरिंग्स से आया है, लैरिंग्स में जाएंगे, ठीक है, जो वहां पे लैरिंजियल मसल्स हैं, फेरिंजियल मसल्स हैं, ब्रांकियल मसल्स हैं, डायाफ्राम है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, यहाँ पे जाते हैं ये न्यूरॉन, ठीक है, जो मोटार न्यूरॉन है वो इन एरियाज में जाएंगे। और फाइनली आपका क्या होगा? जो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, कफ की जो फेजेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, जो मैं डिटेल में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। फाइनली आप बोल सकते हैं कि कफ होगा, ठीक है, खांसी आएगी। तो ये हम पूरा प्रोसेस समझ चुके थे कि किस तरीके से पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन कफ की, ठीक है, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कफ पे काम करेंगी। तो इस लेक्चर में फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीटसिव, क्योंकि वो उस मैकेनिज्म को समझना, जो उनका मैकेनिज्म है वो बहुत इजी हो जाएगा इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो देखिए आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा एंटीटसिव। अब ये एंटीटसिव होते क्या है? देखो, जो ये इंपल्सेस जा रही है ना बेटा, जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो नर्व्स जा रहे हैं हमारे ब्रेन एरिया में, ये कौन सी इंपल्स होती हैं? इन इंपल्स को हम क्या बोलते हैं? टसल इंपल्स, ठीक है। ये कौन सी है? हमारी टसल इंपल्स है, जो यहां से, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से हमारे ब्रेन में जा रही है, ठीक है। अब एंटीटसिव कैसे काम करते हैं इस चीज को आप समझिए। तो एंटीटसिव जो ड्रग है इनको हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, एक होती है सेंट्रली एक्टिंग, एक होती है पैरिफेरली एक्टिंग। तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो देखो, जो हमारी, सबसे पहले मैं पैरिफेरली एक्टिंग की ही बात करती हूँ। चलिए, क्लासिफिकेशन है ये आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव। ये कैसे काम करते हैं, ठीक है, इनका मैकेनिज्म क्या है, इसे आप समझ लीजिए। तो पैरिफेरली एक्टिंग जो एंटीटसिव है, ये सीधे सीधे क्या करते हैं, ये जो रिसेप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रिसेप्टर्स दिख रहे हैं, इनको क्या कर देती हैं? डिसेंसिटाइज कर देती हैं, ठीक हो गया। पैरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव का काम क्या है आपका? सिंपली ये क्या करेंगे, ये जो रिसेप्टर इन्हें दिख रहे हैं, ये इन रिसेप्टर्स को क्या कर देंगे? डिसेंसिटाइज कर देंगे। और साथ ही साथ एक और काम इनका ये है कि ये जो आपका न्यूरॉन्स हैं, इनको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि ये रिसेप्टर्स को डिसेंसिटाइज करते हैं, और साथ ही साथ ये जो आपकी नर्व्स है इनको आपका क्या करते हैं? इन्हें भी डिसेंसिटाइज करते हैं। क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं बेटा? रिसेप्टर्स कहाँ है? ये जो आपके डेंड्राइट पोर्शन है न्यूरॉन का, वहीं पे तो रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहीं पे वो आपका सेल सरफेस में ही आपके डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है आपका? पैरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव क्या कर रहे हैं? ये पेरिफेरल एक्शन दिखा रहे हैं, यानी कि नेजल म्यूकोसा में ये काम कर रहे हैं, ब्रेन से इनका कोई लेना देना नहीं है। सीधे ये क्या कर रहे हैं? जब पैरिफेरली एक्टिंग एंटीटसिव दिए जाते हैं तो ये क्या करते हैं? इन रिसेप्टर्स को डिसेंसिटाइज कर देते हैं। तो अब होगा क्या? इरिटेंट आपका अंदर आ भी रहा है, एयर अंदर आ भी रही है, तो क्या आपको लग रहा है ये प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी जो अभी हमने डिस्कस की थी? नहीं ना, क्योंकि जब तक रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे तब तक ये जो टसल इंपल्स है ये ब्रेन में नहीं जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो आपने क्या किया? इन टसल इंपल्स को जनरेट होने से रोका। किस तरीके से? रिसेप्टर्स को डीसेंसिटाइज करके, या फिर यहाँ पे डिनर्वेशन करके। तो आप सिंपली, अब आपको पैरिफेरली एक्टिंग का मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस कैटेगरी में जो हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहली ड्रग है हमारे पास प्रेनॉक्सडायजीन, और दूसरी है आपकी बेंजोनेटेट। इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग है, बट मैंने मेन ड्रग यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो ये ड्रग्स जो है ये बेसिकली क्या करने वाली हैं? ये आपके रिसेप्टर्स को डिसेंसिटाइज कर रही है, यानी कि पेरिफेरल इफेक्ट है, नेजल म्यूकोसा में ये काम कर रही है, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो क्या है आपकी? वो है हमारी सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव।
अब ये देखो कहाँ काम करेगी, ये सीएनएस पे काम करेगी। ऑब्वियसली ये पेरिफेरल इसका इफेक्ट नहीं रहेगा, तो मेन इफेक्ट ये कहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, सीएनएस में। तो स्पेशली ये बात ध्यान में रखना कि सेंट्रली एक्टिंग जो एंटीटसिव है इनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी भी अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, बट स्टिल इतना आपको पता होना चाहिए कि जो ये सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव है ये क्या करती है, ये सीधे सीधे हमारा क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती है आपका, मैं आपका जी आप बोल सकते हो जो कफ सेंटर है एनटीएस के अंदर, जो कफ एरिया है आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिडेरियस के अंदर जो कफ एरिया है जहां पे ये न्यूरॉन साइनेप्स बना रहे हैं बेसिकली, उस एरिया को ये क्या करती है, इनहिबिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद सोचिए अगर ये एरिया इनहिबिट होता है, ठीक है, यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन होता है या यहाँ पे इनहिबिशन होता है बेसिकली, तो क्या होगा आपका, अगर ये एरिया इनहिबिट होगा तो आपको लग रहा है कि ये मोटार फाइबर मैसेज लेके जाएंगे, नहीं ना। मोटार फाइबर मैसेज लेके तभी जाते हैं, ये मोटार न्यूरॉन तभी मैसेज लेके जाएंगे जब तक इन दोनों आपके सिनेप्स में क्या हो रहा है, आपका न्यूरोनल ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर ये एरिया ही आपका इनहिबिट हो जाएगा तो ये न्यूरॉन से इस न्यूरॉन को मैसेज नहीं मिलेगा और ये न्यूरॉन फाइनली आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स में मैसेज लेके जाएगा ही नहीं, और जो कफ की जो फेजेस हैं वो स्टार्ट होंगी नहीं और फाइनली कफ होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव क्या करते हैं, ये सिंपली जो आपका कफ एरिया है विद इन आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, ऑब्वियसली कहाँ पे, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिडेरियस में, उस एरिया को आपका इनहिबिट कर देगा ताकि मोटार फाइबर जो मोटार न्यूरॉन्स हैं वो कोई मैसेज लेके ना जाए और ये आगे कफ की प्रोसेस हो ही ना। और डिटेल में फिजियोलॉजी ऑफ कफ मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देखिए क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बता रही कि कफ कैसे होता है, ठीक है। तो सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सेंट्रली एक्टिंग जो एंटीटसिव होते हैं सबसे पहली कैटेगरी उसमें जो है वो है ओपियोइड्स। अच्छा, ओपियोइड्स पढ़े हुए भी हैं आपने, ओपियोइड्स एनाल्जेसिक पढ़े हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अभी मैंने पहले भी आपको बताया था कि ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या करते हैं, ये सिडेशन करते हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे भी डिप्रेशन ही हो रहा है ऑब्वियसली। तो ओपियोइड में कौन कौन से ओपियोइड हैं जो आपके इस सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव के अंदर आते हैं, वो कौन से हैं आपके, पहला है आपका कोडीन, दूसरा है आपका फॉलकोडीन, ठीक है। तो कोडीन और फॉलकोडीन में डिफरेंस क्या है, फॉलकोडीन लॉन्गर एक्टिंग है, ठीक है। अगर आपको लंबे टाइम के लिए असर चाहिए तो आप फॉलकोडीन को यूज करेंगे, अदरवाइज कोडीन आपका शॉर्टर एक्टिंग है कंपेयर टू फॉलकोडीन। दोनों में आपका जो ओपियोइड के साथ मेन दिक्कत क्या आती है, जो हमने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है जब हमने ओपियोइड एनाल्जेसिक डिटेल में पढ़े थे कि जितने भी ओपियोइड एनाल्जेसिक हैं मैक्सिमम इनमें क्या रहता है, कॉन्स्टिपेटिंग प्रॉपर्टी होती है, इसको लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव होते हैं, यानी कि अगर आप इन्हें ले रहे हो तो चांसेस ऑफ एडिक्शन, जो लत लगती है किसी चीज की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो फॉलकोडीन में एक आपके चांसेस कम है एडिक्शन के, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट कैटेगरी है ओपियोइड्स। तो ये क्या करेंगी, मैकेनिज्म आपके सामने है, और ओपियोइड्स का मैकेनिज्म हमने ओपियोइड एनालिसिस में डिस्कस किया हुआ है ऑब्वियसली। अब सेकंड क्या कैटेगरी है हमारे पास, देखो नॉन ओपियोइड्स, ठीक है। आप देखते हैं नॉन ओपियोइड्स क्या करते हैं। तो नॉन ओपियोइड्स मतलब इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है ये ओपियोइड्स नहीं है, ठीक है। कौन सी है, देखो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन सबसे पहली ड्रग, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन। सेकेंड क्या है हमारे पास, नॉस्केपिन, नॉस्केपिन सेकेंड ड्रग है। ये जो ड्रग है ये नॉन ओपियोइड के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं इनकी ज्यादा एडवांटेज क्या है, आप देखोगे ज्यादातर जितनी भी आपकी कॉफ सिरप आती है उसमें आपको ये डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन देखने को मिलेगा ज्यादातर में। क्यों, क्योंकि इसकी ये ओपियोइड से अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें आपके चांसेस ऑफ जो कॉन्स्टिपेशन है वो कम है, ठीक है। लाइक ओपियोइड क्या होता है, एनाल्जेसिया भी प्रोड्यूस करता है, आपको पता है इसको क्यों यूज करते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए, है ना। तो नॉन ओपियोइड्स के साथ ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। तो ये ना तो एनाल्जेसिया प्रोड्यूस कर रहा है, पेन को कम करने का काम ये नहीं करता है। दूसरा, इसके आपका कॉन्स्टिपेटिंग इफेक्ट इसमें कम है बहुत ज्यादा, साथ ही साथ इसमें कोई एडिक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये सबसे अच्छा आप बोल सकते हो, ओपियोइड से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो नॉन ओपियोइड की कैटेगरी में आप देख सकते हो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन और नॉस्केपिन दोनों आते हैं, ठीक है। कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रली एक्टिंग में एक और ड्रग आती है जो मैं यहाँ पे आपका मेंशन कर देती हूँ, वो थर्ड आपकी जो आएगी वो है एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी
हिस्टामिनिक्स। तो ये एंटी हिस्टामिनिक्स जो ड्रग है ये भी आपकी क्या है, आप कह सकते हैं सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव है, क्योंकि आपको पता है एंटी हिस्टामिनिक्स जो H1 एंटी हिस्टामिनिक है कहाँ एक्ट करती है, जहाँ इनकी लोकेशन कहाँ है, हमारे CNS में है। इनकी वजह से सिडेशन होता है, याद है अगर आपको हिस्टामिन जब मैंने पढ़ाया था, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स पढ़ाई थी, तो आपने देखा था कहाँ पे आप जो ये ड्रग्स होती हैं क्या करती हैं, ये सिडेशन करती हैं। साथ ही साथ इनके एक और इफेक्ट होता है एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट, याद है, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, जो एंटी हिस्टामिनिक में आपकी कौन सी ड्रग आएगी, क्लोरफेनिरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, कोई सी भी आपकी हो सकती है। आप देखोगे जो अब आपके पास कोई भी कफ सिरप हो घर में तो आप चेक कीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है, कौन कौन सी ड्रग्स प्रेजेंट है। तो आप देखोगे कि ये एंटी हिस्टामिनिक क्लोरफेनिरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन इनके साथ कॉम्बिनेशन में होती है आपकी। तो जो ये एंटी हिस्टामिनिक है ये कैसे, देखो सिडेशन तो कर रही है जो हमें चाहिए, सिडेशन, यहाँ डिप्रेशन होगा तो ये आपका इम्पल्स आगे की ओर जाएगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा ये एंटी कोलिनर्जिक है, इससे क्या एडवांटेज होगा बेटा, एंटी कोलिनर्जिक क्या करते हैं, सिक्रीशंस को कम करते हैं। और यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा, अगर ये मान लीजिए वेट कफ का केस है तो म्यूकस अगर बहुत ज्यादा बन रहा है इन ग्लैंड्स के थ्रू, ये जो सब म्यूकोसल ग्लैंड है अगर इनसे म्यूकस बहुत ज्यादा बन रहा है तो म्यूकस इकट्ठा होना भी आपका क्या है, उसकी वजह से भी आपका क्या होता है, मिकैनो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो मिकैनो रिसेप्टर्स हैं ये वॉल्यूम की वजह से एक्टिवेट होते हैं। तो अगर कभी भी म्यूकस बहुत ज्यादा बन रहा है तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और ये पूरी प्रोसेस आगे की ओर चलेगी, यानी कि कफ होगा। तो जो एंटी हिस्टामिनिक है क्योंकि इनमें एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी है, तो एंटी कोलिनर्जिक होने की वजह से ये सिक्रीशंस को कम करते हैं, तो इन ग्लैंड्स के थ्रू म्यूकस प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से ये मिकैनो रिसेप्टर का एक्टिवेशन खुद भी खुद इनहिबिट हो जाएगा। तो पूरी प्रोसेस जो कफ की है खुद ब खुद हॉल्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये है आपके क्या एंटीटसिव, बोथ पेरिफेरली एक्टिंग एंड सेंट्रली एक्टिंग। कैसे काम करते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। बार बार एक ही बात यहाँ पे आ रही है कि भाई जो सेंट्रली एक्टिंग एंटीटसिव है इनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी भी क्लियर नहीं है। ये केवल हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें ओपियोइड्स हमने पढ़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि भाई ये सिडेशन करते हैं, डिप्रेसेंट इफेक्ट आता है, इस वजह से शायद जो कफ की प्रोसेस है वो आपकी इनहिबिट हो रही है। तो ये है हमारा एंटीटसिव। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, लाइक क्या क्या रह रहा है हमारा, एक्सपेक्टोरेंट्स है हमारे, डिमल्सेंट है हमारे और म्यूकोलाइटिक्स हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।